अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आपने मुझे लास्ट जो मैंने एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए थे उसमें मुझे आप लोग ने काफ़ी कमेंट्स लिख के जिन्हें पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे बताया करें अपना ओपिनियन, ठीक है। और कुछ सजेशन भी होगा तो आप दे दीजिए मुझे। अच्छा, आज जो है वो वैसे तो मैं एमसीक्यूज़ आपके लिए कर रही थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से। तो लास्ट वीक जो आया था वो पीट्स मेडिसिन का था, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। तो अब मैंने लास्ट एक एफसीपीएस पार्ट 2 का पास्ट पेपर निकाला है। तो मतलब देखें ना, अगर आप अभी आपके एमसीक्यूज़ आने लगे हैं ना, सारे के सारे आपके थ्योरी पेपर में, लेकिन जो प्रीवियस इनके जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बैक इन 2008 में, तो हमारे सिनेरियो बेस्ड आते थे, 3-3 सवाल पूछे होते थे। तो वो अगर आप ज़ाहिर है वो अगर आप करेंगे तो कितने उसमें से बन सकते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। तो कोई चीज़ भी मतलब गैर अहम तो मेरा ख्याल है नहीं हो जाती है। तो आप मेरे ख्याल में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी केसेस पढ़ सकें, कहीं पे भी बुक में ले सकें, तो वो आप सब आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने एक सिनेरियो इन्होंने ये पूछा था केस में कि अ 30-year-old हाउसवाइफ presented with complaints of headache for 6 months. These are bitemporal and worse early mornings. Drug history उसकी है कि oral contraceptive prescribed for 12 months previously, but she had taken for 1 month only. On examination, she is overweight lady. Blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury. Optic fundi bilateral papilloedema is shown. Uh, Visual fields and acuity normal. No objective neurological signs. यानी कि एक यंग लेडी है, ओवरवेट है, 30 ईयर्स ओल्ड की है, 6 मंथ्स की हिस्ट्री है हेडेक की, बाई टेम्पोरल उसको हेडेक्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग में, स्पेशली 6 महीने से हो रहे हैं। ड्रग हिस्ट्री बताई है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उसने 1 महीने तक ली थी, और एग्जामिनेशन में ओवरवेट है वो, और ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है। ऑप्टिक फंडाई के एग्जामिनेशन बाईलेटरल पेप्लोडीमा उसका शोर है, लेकिन कोई विजुअल फील्ड और विजुअल फील्ड डिफेक्ट नहीं है, विजुअल एक्विटी नॉर्मल है, और कोई ऑब्जेक्टिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। एक उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ पेपिलोडीमा। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तीसरा है व्हाट सिंगल इन्वेस्टिगेशन वुड यू ऑर्डर एंड हाउ विल यू ट्रीट दिस कंडीशन। अच्छा, डायग्नोसिस इसका जो पहला सवाल है ना वो है चूँकि ये यंग ओबीज वुमेन है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, कोई विजुअल एक्विटी का डेफिसिट नहीं है, वो सब नॉर्मल है, ठीक है। सिर्फ हेडेक इसको मतलब सब्जेक्टिव इसकी कंप्लेंट है कि हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो और न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट अगर ना हो तो आपने कंसिडर करना होता है बिनाइन इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, और सूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी कहते हैं उसको। बिनाइन और इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन और सूडो ट्यूमर सेरिब्राई। It usually occurs in young obese women without a space occupying lesion, ventricular dilatation, or impairment of consciousness. Intracranial pressure becomes raised. Etiology is uncertain but may be due to diffuse defect of CSF absorption in arachnoid villi. The condition can be precipitated by drugs, tetracyclines, vitamin A retinoids, Addison's disease and withdrawal of corticosteroids. इसमें हो सकता है, अब इसमें इन्होंने oral contraceptive pills दिए हैं जो एक आपको वो थोड़ा सा ना वो करने के लिए, डेटर करने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स उसके होते हैं हेडेक, ट्रांजिएंट डिप्लोपिया, विजुअल डिस्टर्बेंस समटाइम्स, नो साइंस अदर देन पेपिलोडीमा एंड विच मे बी डिस्कवर्ड इंसिडेंटली बाय ऑप्टिशियन। मतलब ये कि इतना कुछ हो ही नहीं रहा होता कि वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाए, हेडेक ही हो रहा होता है सिर्फ, ठीक है। कभी कभार डिप्लोपिया हो सकता है ट्रांजिएंट। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हर एक पेशेंट को आप सिर्फ ये कह के तो नहीं कह देंगे कि ये जो है बिनाइन इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल
हाइपरटेंशन या फिर सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, आपको सारी जितनी भी उस वक्त मतलब इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं उनको आपने एक्सक्लूड करना है। तो पहला है सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो दिया है ना, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सेरिब्रल ट्यूमर हो सकते हैं, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग ट्यूमर, एक्विडक्ट स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा हो सकता है, और सबड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है, सेरिब्रल एब्सेस हो सकता है, ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, सार्कोइडोसिस, एरेक्नोइड और कोलॉइड सिस्ट। इन सब चीज़ों से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, हेडेक और ठीक है, और बायलैटरल पेप्लोडीमा आपको मिल सकता है। अब इन्होंने पूछा सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप क्या कराएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि पेप्लोडीमा आपको मिल रहा है, तो आपने ज़ाहिरी बात है कि आपने सबसे पहले सीटी करना है ना, अब उसका कोई एलपी तो नहीं कर देंगे आप उसको, पेप्लोडीमा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सीटी ब्रेन विच शोज़ नॉर्मल साइज्ड वेंट्रिकल्स, और मतलब ये कि नॉर्मल साइज वेंट्रिकल्स होंगे, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नहीं होगा, कोई हीमाटोमा, वो सब उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। वंस दिस इज़ शोन, तो फिर आप करेंगे नंबर 2, अ लंबर पंक्चर कैन बी डन विच कन्फर्म्स रेज CSF प्रेशर एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ना, आपको मल्टीपल उसके लंबर पंक्चर करने पड़ेंगे उसका CSF निकालने के लिए ना, थेराप्यूटिक यानी कि ये पार्ट है उसका। नंबर 3 सारे ही बता दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटी कराएंगे आप, ठीक है। नंबर 3 आप मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी और सेरिब्रल वीनोग्राफी टू एक्सक्लूड वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस और स्टेनोसिस। नंबर 4 फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी डिस्टिंग्विशेस ट्रू पेपिलोडीमा फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर उन्होंने सिर्फ एक पूछी, आप सीटी ब्रेन लिखेंगे। मैनेजमेंट अब कैसे करेंगे इसकी, प्रेसिपिटेटेड कंडीशन सॉट एंड विड्रॉन, प्रेसिपिटेटेड जो भी ड्रग है, अगर टेट्रासाइक्लिन और ये सब जो इसमें और कौन सी आप देख लें, विटामिन ए रेटिनॉइड्स हैं, और विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर ऐसा कुछ है तो उसको डील करें। और मोस्ट कॉमन जो ये है ना, वो यंग वुमेन में जो ओबीज उनमें होता है, तो एक पार्ट थेरेपी का ये हो जाएगा कि वेट रिड्यूसिंग डाइट उसको प्रिस्क्राइब करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दें, एसिटाजोलामाइड टू लोअर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, रिपीटेड एलपी आपको करने पड़ेंगे, CSF रिमूव करें ताकि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस हो जाए। इफ पेपिलोडीमा थ्रेटन्स विजन्स, ऑप्टिक नर्व फेनिस्ट्रेशन और लंबो पेरिटोनियल शंट एज इमरजेंसी प्रोसीजर, फिर आप उसमें ये करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा आसान सा केस था। तो ये आपका हो गया, और मेरा ख्याल है कि आज इतना ही काफ़ी है। मैं बना तो रही हूँ आपके लिए ट्यूबरक्लोसिस का केस, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो मैंने अब तक किया नहीं है उसको पूरा, तो वो कर लेती हूँ एक दफ़ा, तो फिर लॉन्ग केस उसका डिस्कस कर लेंगे। इन द मीन टाइम मुझे जो भी MCQ अगर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में इस वीक पे आ गया तो वो मैं आपके लिए कर लूँगी। और मैंने सोचा है कि ये जो शुरू में ज़ाहिर है मुझे पता भी नहीं था कि आप लोग के अब MCQs आने लगे, तो मैं केसेस ही डिस्कस करती थी, क्योंकि मेरे पास तो जो मेरे अपने मैंने बना के रखे हुए ना, ख़ुद मैंने हल किए थे, पता नहीं 5 साल के पेपर्स, तो वो सब मेरे पास अभी भी हैं, तो मैं उन्हीं को फिर कंटिन्यू कर लूँगी। मेरा ख्याल है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मुझे बता भी दीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।